दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है दिल्ली की जीपी रोड की एक बेटी प्रतिमा की कहानी। प्रतिभा, जिसकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी, करीब एक हफ्ते पहले, और वो जीपी रोड के कोठे को सजाने वाली एक महिला बन गई। दोस्तों, आइए सुनते हैं पूरी कहानी और पूरा वाकया, ये कैसे क्या हुआ प्रतिभा के साथ। दोस्तों, प्रतिभा जिस कोठे में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, उस कोठे के सामने एक सतीश नाम का लड़का अपनी रेहड़ी लगाया करता था। उसका काम था चाय देने का। यहाँ तक कि वो किसी दूसरे कस्टमर को चाय नहीं दिया करता था। उसका काम केवल एक ही था कि कोठे पर जितनी महिलाएं हैं, जो कोठे पर रह रही हैं, उनको वो चाय देने जाया करता था। उसकी उम्र करीब 27-28 साल की हो गई और वो अभी कुआरा होता है। वो अपना चाय का धंधा वहीं चला रहा होता है। एक दिन जब वो चाय देने के लिए जाता है तो वो सभी महिलाओं को चाय देता है, और ये जो प्रतिमा होती है ये एक कमरे में सिसक सिसक कर एक कोने में बैठी रो रही होती है। तो ये उसे भी चाय देने जाता है। तो प्रतिमा, जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, सारा श्रृंगार किए बैठी थी, ऐसा लग रहा था मानो उसकी अभी कभी शादी होकर आई हो। जब ये लड़का वहाँ चाय देने जाता है तो प्रतिमा इसकी तरफ देखकर जोर जोर से रोने शुरू कर देती है और कहती है कि भाई, अगर आप मेरी एक बात केवल मेरे पति से बात करा दो अपने फ़ोन से, और उसके बदले आप मुझसे कुछ भी ले लो, क्योंकि मेरा पति बहुत रईस है। आप जो बताएंगे मैं आपको वो दिलवा दूंगी। ये प्रतिमा उससे ऐसी बातें करती है, लेकिन ये जो सतीश होता है ये इन बातों पर गौर नहीं करता, क्योंकि वो उसका तो डेली का चाय देने का काम होता था और आए दिन उसकी मुलाकात ऐसी लड़कियों से होती रहती थी जो नई नई कोठे पर आती थीं, और उनका यही प्रक्रिया रहता है जो नई नई कोठे पर पहुंचती हैं। तो ये सतीश जो होता है ये चाय रखकर वापस चला आता है, और जब ये अगले दिन दोबारा सुबह चाय देने के लिए जाता है उस कोठे पर, तो सभी को चाय देता है और दोबारा फिर से प्रतिमा के पास जाता है तो देखता है कि प्रतिमा रो रही होती है। उसके हाथ पैरों की तरफ देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने उसके साथ मारपीट की हो। और ये कोठे पर एक आम बात होती है, जो लड़कियां या जो महिलाएं इनकी बात नहीं मानती, उनके साथ ऐसा सलूक किया ही जाता है। जब ये देखता है तो अब ये उसके पास चाय ले जाता है तो देखता है कि अगले दिन जो इसने चाय दी थी वो चाय भी अभी रखी है, वो भी नहीं खत्म हुई, और ये अगली चाय लेकर पहुंच जाता है। ये प्रतिमा होती है, ये फिर इससे कहने लगती है कि मुझे यहाँ से आप निकलवा दो, आप जो बताओगे मैं आपको दूंगी। लेकिन सतीश दोबारा से इसकी बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि जो भी औरतें और महिलाएं यहाँ आती हैं उनका 2-4 दिन का यहाँ रोना धोना होता है, और उसके बाद उनको अपने काम पर लग जाना रहता है। इस बात को सुनकर सतीश फिर वापस अपनी दुकान पर चला आता है। लेकिन अगले दिन सतीश जब वहाँ चाय देने पहुँचता है तो देखता है कि उसी महिला से मिलने के लिए 2 शख्स आते हैं, और जो उस कोठे की मालकिन होती है वो उन शख्स से मोटी रकम वसूल करती है, क्योंकि वो कहती है कि ये मेरे कोठे की पहली औरत है जो पहली बार आप उससे मिलेंगे। अभी तक इससे कोई मिला नहीं है और ये नई नवेली दुल्हन है, इसलिए उनसे वो मोटा चार्ज करती है। और वो कहती है कि इससे जाना, आप अपने रिस्क पर जाना, हो सकता है ये आपके कुछ मार मूर दे, इसके लिए आप अपने रिस्क पर इससे मिलने जाना। वो जो शख्स होता है वो कहता है कि मैं अपने रिस्क पर इससे मिलने जाऊंगा, क्यों ना मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये जो सतीश होता है ये वहीं खड़ा रहता है, चाय दे रहा होता है और इनकी बातें सुन रहा होता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना
ये वहीं उस कोठे पर खड़े होकर अपना समय पास करने लगता है। और ये जो लड़के दो उससे मिलने के लिए आए होते हैं, जिससे उस कोठे की मालकिन इनसे मोटी रकम वसूल करती है, और ये उस प्रतिमा के रूम में घुस जाते हैं और गेट को बंद कर लेते हैं। और ये सतीश वहाँ खड़े होकर सुन रहा होता है कि अब अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन सतीश बेचारा करता तो क्या करता, क्योंकि वो भी अपनी जॉब कर रहा था, वहाँ अपने धंधे को कर रहा था, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता और वापस अपनी दुकान पर चला आता है। लेकिन अब वो प्रण करता है कि मैं इस लड़की के पास जाऊंगा और इसकी सारी सच्चाई पता करके रहूंगा। अगले दिन ये उस कोठे पर चाय देने जाता है और कुछ देर बाद उस कोठे की मालकिन से कहता है कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, आप कितना चार्ज करोगे? क्योंकि ये वहाँ डेली इसका आने जाने का था, तो ये जो कोठे की मालकिन होती है ये कुछ उससे ज़्यादा चार्ज भी नहीं करती है। तो इस लड़के को थोड़े चार्ज में ही वो प्रतिमा से मिलने के लिए भेज दिया जाता है। ये लड़का सतीश जब प्रतिमा के रूम में एंट्री करता है तो प्रतिमा रोना चिल्लाना गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। जब ये रूम का गेट बंद करता है तो प्रतिमा हाथ जोड़ने लगती है कि क्या तुम भी मेरे साथ यही करोगे जो उन लोगों ने किया? तो ये जो सतीश होता है ये उससे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं केवल आपकी हालत को पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। ये दोनों बैठकर बातचीत करते हैं तो सतीश पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम ऐसे यहाँ इस कोठे पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नई नवेली दुल्हन तुम्हारी शादी होकर आई हो और तुम यहाँ कोठे पर आ गई। तो ये प्रतिमा बताती है कि अपने घर से दूर एक कॉलेज में पढ़ रही होती हूँ। मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ, जहाँ एक कॉलेज में मेरी मुलाकात मेरे फ्रेंड से होती है और फ्रेंडशिप हो जाती है, और कुछ दिन बाद ही मेरा और मेरे फ्रेंड का लव अफेयर शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि हम दोनों लोग आपस में शादी करने के लिए पूरा विचार बना लेते हैं। लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं होते। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं होता है, तो मैं उस लड़के के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती हूँ। जब प्रतिमा ये बताती है तो सतीश वहाँ एक टक लगाकर चुपचाप बैठा इसकी बातों को केवल सुन रहा होता है। प्रतिमा आगे बताती है कि जब मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए राजी नहीं होते हैं तो मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर एक स्कीम बनाते हैं कि क्यों ना, ऐसे तो हम लोग शादी कर नहीं सकते, यहाँ से भागकर ही होगी, और भागा भी जाए तो कैसे भागा जाए, भागने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो प्रतिमा एक रात अपने घर से पैसे और गहने लेकर अपने फ्रेंड यानी अपने मित्र मंगेतर के साथ वहाँ से पश्चिम बंगाल से दिल्ली की ट्रेन में दोनों एक साथ होकर बैठ जाते हैं। जब ये ट्रेन कुछ समय का सफ़र तय करके अपनी अनेकन स्टेशनों को क्रॉस करती है तो एक शख्स आता है जो हम दोनों लोगों को कुछ खाने के लिए देता है। और जब मैं जागती हूँ तो मैं अपने आप को इधर दिल्ली में कोठे में पाती हूँ, और मैं ये देखकर रोना शुरू कर देती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि आप मुझे यहाँ से निकला दीजिए, या मेरे जो मंगेतर हैं मेरे फ्रेंड से मेरी बात करा दीजिए। क्योंकि जब मैं यहाँ इतनी दुखी हूँ तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते पता नहीं कितने पागल होते होंगे, आखिर वो अपने जीवन को कैसे काट रहे होंगे हमारी याद में। जब प्रतिमा ऐसी बातें करती है उस लड़के से तो वो लड़का प्रतिमा से उसका नंबर लेता है, उसके फ्रेंड यानी उसके मंगेतर का, और उसका नंबर वहाँ सतीश ट्राई करता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। तो सतीश कहता है कि मैं ये नंबर यहाँ से बाहर निकलकर ट्राई करूँगा। सतीश वापस अपनी दुकान पर आ जाता है और अपने काम धंधे में लग जाता है, और सतीश उस नंबर को एक बार फिर से
ट्राई करता है तो वो नंबर फिर से बंद आता है। सतीश सोचता है कि आखिर ये नंबर बंद क्यों आ रहा है, और जब सतीश इस नंबर को ट्राई कर रहा होता है तो उसके फ़ोन में ट्रू कॉलर होता है जिस पर इकबाल नाम उस लड़के का लिख के आ रहा होता है, और ये जो लड़की होती है इसने अपना नाम उसको प्रतिमा बता रखा था। तो सतीश समझ जाता है कि ये लड़की जो है ये हिंदू है और ये जो लड़का है ये मुस्लिम है। शायद इसी के कारण इनके घर वाले इनकी शादी के लिए राजी नहीं। अब सतीश के दिमाग में कुछ घूमने लगता है कि क्यों ना मैं इस लड़के की और इस लड़की की सच्चाई पता करूं, और सतीश करता भी ऐसा है। सतीश कुछ दिन इन दोनों की खोजबीन में निकाल देता है। तब उसे पता लगता है कि इसे कोठे पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका मंगेतर, इसका फ्रेंड इकबाल ही है, जिसने इसे कोठे पर बेच दिया। इस बात को जब सतीश को भी पता लगती है तो सतीश भी चौंक जाता है कि ये लड़की उसके प्यार में कितनी पागल है और इस लड़के ने इसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। सतीश जब इस बात को पता कर लेता है तो ये बात चाहता तो वो प्रतिमा को बता सकता था, लेकिन वो प्रतिमा को ये बात इसलिए नहीं बताता कि ये लड़की अच्छे घर से है और हो सकता है कि ये पता नहीं कितना बड़ा कदम उठा ले जब इसको ये सच्चाई पता लगेगी। सतीश इस बारे में प्रतिमा को कुछ नहीं बताता और प्रतिमा से मिलता है जाकर और कहता है, उसे अनुशासन देता है कि मैं तुम्हें अगले दिन यहाँ से निकाल लूँगा, उसके लिए आप मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि सतीश का वहाँ करीब 10 साल से रह रहा होता है और अपनी चाय की दुकान चला रहा होता है। उसको हर तरीका वहाँ कोठे का पता होता है कि यहाँ कैसे आया जाता है या कैसे लाया जाता है लड़कियों को, या यहाँ से लड़की कोई निकलना चाहे तो कैसे निकल सकती है, उसको हर तरीका पता होता है। सतीश अगले दिन उस प्रतिमा के साथ दिल्ली से पश्चिम बंगाल को जाने वाली ट्रेन में दोनों उस कोठे से निकलकर बैठ जाते हैं और ट्रेन वहाँ से छूट जाती है। तब कोठे से प्रतिमा की जानकारी उस लड़के इकबाल को दी जाती है कि आप जिस लड़की को यहाँ बेच कर गए हो वो लड़की यहाँ से फरार हो चुकी है। इकबाल को जब ये जानकारी मिलती है तो इकबाल कहता है कि तुम घबराओ नहीं, प्रतिमा जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी, तुम्हारे कोठे से तो बाहर निकल गई लेकिन वो अभी दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाई होगी। वो जैसे ही किसी का फ़ोन पकड़ेगी वो तुरंत मेरे पास फ़ोन करेगी, और इस बात को कहकर वो फ़ोन काट देता है। प्रतिमा और सतीश उस गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी सतीश के फ़ोन पर मैसेज आता है कि अब उस इकबाल का नंबर अवेलेबल आ गया है। इधर जैसे ही उस इकबाल का फ़ोन अवेलेबल आता है तो सतीश गाड़ी में बैठकर उस इकबाल का फ़ोन अपने फ़ोन से ट्राई करता है और अपने फ़ोन को स्पीकर पर कर लेता है, जिससे कि ये प्रतिमा भी इसकी सारी सच्चाई जान सके। जैसे ही सतीश ये कहता है कि तुमने जो लड़की यहाँ भेजी थी वो लड़की कोठे से भाग चुकी है, तो इकबाल का एक ही जवाब आता है कि आप लोग परेशान मत होइए, प्रतिमा को जैसे ही किसी का फ़ोन मिलेगा वो तुरंत मुझे पास कॉल करेगी, और जैसे ही वो कॉल करेगी मैं तुरंत उसे अपने पास रख लूँगा और मैं आपको बता दूँगा कि मैं यहाँ पर हूँ और आप लोग आइए और फिर से उसे पकड़ कर ले जाए। प्रतिमा जैसे ही इतनी बात सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने सच्चे दिल से जिसे प्यार किया, जिसके लिए उसने सब कुछ किया, यहाँ तक कि अपने माता पिता, अपने घर परिवार और अपने गांव तक को छोड़कर इस इकबाल के साथ चली आई, उसने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। अब ये बात जब प्रतिमा सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। प्रतिमा जैसे ही इन बातों को सुनती है तो अब वो ट्रेन में ही रोना शुरू कर देती है। ट्रेन में रोती है और उसके पास अब इस सवाल के लिए कोई जवाब नहीं होता, तो सतीश इसे चुप कराता है और तब तक वहाँ पटना स्टेशन आ जाती है
और दोनों सतीश इस प्रतिमा से पूछता है कि अब तुमको अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता कैसे भी हों लेकिन तुम्हें इग्नोर नहीं करें। हालांकि तुम्हारे लवर यानी इकबाल ने तुम्हें धोखा जरूर दिया है लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन प्रतिमा अपने घर जाने के लिए राजी नहीं होती और वो कहती है कि क्यों ना हम दोनों लोग इधर पटना स्टेशन पर ही उतर जाएं और यहीं कुछ धंधा शुरू करते हैं। जब सतीश से प्रतिमा ये बात कहती है तो सतीश भी प्रतिमा से अब प्यार करना शुरू कर देता है, क्योंकि सतीश को प्रतिमा पहले दिन से ही पसंद होती है। इसलिए सतीश भी यही चाह रहा होता है। ये दोनों पटना स्टेशन पर उतर जाते हैं और सतीश पटना स्टेशन पर ही चाय की रेडी लगाना शुरू कर देता है। हालांकि चाय का काम जो होता है वो सबसे कम पैसों में शुरू किया जा सकता है, जिससे अपनी रोजी रोटी बनी रहे। जब सतीश ऐसा करता है तो अब इनका धंधा शुरू हो जाता है और इन दोनों में प्यार भी हो जाता है। और कुछ समय के बाद सतीश और प्रतिमा आपस में मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। ये दोनों जब शादी कर लेते हैं तो ये प्रतिमा जो होती है ये एक दिन अपने माँ के फ़ोन पर कॉल लगाती है और अपनी माँ को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि माँ, मैं अब इकबाल के साथ नहीं सतीश के साथ हूँ। उसके घर वालों को जब ये सारी सच्चाई पता लगती है तो घर वाले भी अब खुश थे और प्रतिमा और सतीश जो होते हैं ये दोनों अपने घर आना जाना शुरू कर देते हैं। प्रतिमा का अब अपने घर वालों के साथ भी रिश्ता शुरू हो जाता है और आना जाना शुरू कर देते हैं। इधर जो सतीश होता है वो भी प्रतिमा को लेकर अपने घर जाता है और वहाँ से भी आना जाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अब इन दोनों की ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है। और देखिए दोस्तों, कैसे एक भटकी हुई लड़की को सतीश ने अपने गले लगाया, उसको राह दिखाई। अगर सतीश ऐसा न करता उस लड़की के साथ तो शायद है वो लड़की अब इस दुनिया में रह पाती, क्योंकि उसका दिमाग पता नहीं उसे क्या क्या करने के लिए मना लेता। तो दोस्तों, सतीश ने एक लड़की के साथ कितना अच्छा व्यवहार अदा किया है। तो दोस्तों, हमारी आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।